Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. International rating agency Moody's upgrades India's rating outlook to stable from negative. Cabinet approved setting up of 7 mega integrated textile parks. Sensex falls 555 points to close below the 59,500 mark. Nifty settles below 17,650 level. And rupee weakens more than 50 paisa against the US dollar. अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग की आउटलुक को बढ़ाकर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 बृहद समेकित वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना को स्वीकृति दी। सेंसेक्स 555 अंकों की गिरावट से 59,500 से नीचे और निफ्टी 17,650 के स्तर से नीचे पहुंचे और रुपए में डॉलर की तुलना में आई 50 पैसे से अधिक की गिरावट। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग की आउटलुक को बढ़ाकर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। आउटलुक को अपग्रेड करते हुए मूडीज ने आर्थिक सुधार के विस्तार और वित्तीय क्षेत्र के खतरे कम होने पर ध्यान आकर्षित किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि टीकाकरण के विस्तार से आने वाले समय में कोरोना वायरस संक्रमण से आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम कम हो गए हैं। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग Baa3 बरकरार रखी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आउटलुक को स्थिर में बदलने का निर्णय वित्तीय प्रणाली में आई मजबूती के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में ऋणों से जुड़ी परिस्थिति में भी सुधार हुआ है। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 के स्तर को पार कर जाएगा। उनका अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि होगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर 7.9% रहने की उम्मीद है। ये मोदी सरकार के सुधारों के लिए एक बहुत बड़ी सराहना है। मूडीज ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार जारी है और सभी क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ रही है तथा व्यापक हो रही है। मूडीज के अनुसार यदि मोदी सरकार द्वारा घोषित सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो ये नीतिगत कार्रवाइयां क्रेडिट सकारात्मक होंगी और उम्मीद से अधिक संभावित विकास का कारण बन सकती हैं। मूडीज को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन लगभग 6% होगी। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर, जैसे हमने पहले बताया, जयंतो दास है। जयंतो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन बताइए। जी जयंतो, आज जो ये मूडीज का आया है कि उन्होंने सॉवरेन रेटिंग जो भारत की है उसके आउटलुक को अपग्रेड किया है, नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है 2 वर्षों के बाद, और वो भी ऐसे 2 वर्षों के बाद जो बहुत कठिन थे कोरोना के चैलेंज की वजह से। ये कितना सिग्निफिकेंट है और ये हमारी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए क्या संकेत दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में थे और आज का रेटिंग का बाद ये स्टेबल लेवल में आया हुआ है। इसका 2 असर सीधी तरह से अगर हम समझने का कोशिश करें, पहला असर तो ये है कि कोई भी विदेशी ऋण जो होता है, चाहे वो सरकार ले चाहे वो कोई निजी कंपनी ले, वो हमेशा बैंकों का द्वारा या कोई भी क्षेत्र के द्वारा कोई सॉवरेन ऋण भी हो रहा है तो वो हमेशा कुछ न कुछ रेटिंग एजेंसी से लिंक होता है। इसका मतलब रेटिंग एजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, बट मोटी तौर पर लिंक होता है और उसमें एक ब्रॉड डायरेक्टिव्स मिलता है कोई भी विदेशी एजेंसी जो ऋण देते हैं देश को। तो ऐसा स्थिति में कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अगर अपग्रेडेशन होता है, जैसे भारत का केस में हुआ है स्टेबल लेवल में, तो ये सीधी तरह से कहीं ना कहीं बताते हैं कि एटलीस्ट फ्यूचर में
हमारा जो ऋण जो भी अगर हम लेने का कोशिश करते हैं कोई भी विदेशी संस्थाओं से, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क बेशक पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडिया में इस रेटिंग का वृद्धि होने का वजह से कम हो गया। दूसरी सवाल रहे ये कि ये कम होने का जो ये स्तर जो है रेटिंग का, ये जो वृद्धि हुए है, इसमें क्या पूरी तरह से दिशा दिखाता है देश का। ओवरऑल जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि आज का तारीख में वैक्सीन का जिस तरह का उपयोग चल रहा है देश में, और साथ में जो टारगेट मीट होने का जो बात कह रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन का टारगेट, लगातार ऑलमोस्ट एवरी डे देश का जो टारगेट है वैक्सीन का काफी अच्छा दर से चल रहा है। और दूसरी बात ये रहा कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जो देश में है उसमें भी काफी वृद्धि हुए है। खास करके अगर आप सितंबर का आंकड़े देखें एम्प्लॉयमेंट फिगर्स का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है मंथली पिछले 1.5 साल का दौरान, जब से कोविड मार्च 2020 में जब से चालू हुए हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं संकेत ये बताते हैं कि भाई देश में इकोनॉमिक रिकवरी का जो अलग से जो स्पीड अप हुआ है उसमें टेम्पो बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो देश का वातावरण है उसका साथ साथ जीडीपी लिंक्ड है, उसका साथ साथ फिस्कल डेफिसिट लिंक्ड है। तो मूडीज अपना रिपोर्ट में ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल अगले 2 साल में करने का जो एक अनिश्चितता था, वो अनिश्चितता में कमी आया हुआ है, और भी कंट्रोल फेज मैनर में जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, साथ में गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट भी अलग से कम कर सकते हैं। तो ये सारे स्थिति मिला के एक रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो ये तो रहा मूडीज का बात। अब रहा अलग से अगर आप रेटिंग का बात देखें कि ये जरूर है कि एक देश का ओवरऑल बिजनेस इंप्रेशन वगैरह वगैरह रेटिंग तो होते हैं, लेकिन फाइनली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है देश का, वही सही रूप से बताते हैं कि गति दिशा देश का किस तरफ चल रहा है। और मैं मानता हूं कि दूसरा जो लहर था कोविड का, उस दूसरा लहर के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी ज्यादातर सेक्टर्स में हुए हैं, और खास करके आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन चला पिछले 8 से 10 हफ्ता तक। तो ये सारे चीजें एक ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज की तरफ संकेत देते हैं हमारे देश को। और मैं मानता हूं कि रेटिंग जरूरी है, लेकिन देश चलाना या देश को समझने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि लगातार हर साल कुछ ना कुछ रेटिंग एजेंसीज लेके रिपोर्ट आते रहते हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि भाई कैसे रेटिंग कुछ कंट्रीज ऑब्जर्व किए या कुछ कंट्रीज को मिले हुए। अगर रेटिंग सारे देशों का अच्छा होता तो अफ्रीका में ऐसे कई देश है जो आज का तारीख में बैंकरप्ट है, जिनको लगातार बहुत अच्छा सॉवरेन रेटिंग्स मिल चुका है, वो नहीं होते। अगर रेटिंग्स के एक आखिरी सीमा होता कोई भी देश का बारे में समझने के लिए, तो चाइना हम सबको पता है कि पिछले 3-4 साल से एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वन ऑफ द बेस्ट था, और वो भी रेटिंग उनको वर्ल्ड बैंक से लगातार मिल चुका है, जिसके बारे में हम सबको पता है 3 हफ्ता पहले कैसे ये खबर आया थ्रू के कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज एजेंसीज ने वर्ल्ड बैंक में अलग अलग लोगों को जो इस तरह का रेटिंग्स में इन्वॉल्व है, कैसे उन लोगों के ऊपर अलग से प्रभाव डाल के अपना किसी भी तरह से रेटिंग को अच्छा इम्प्रूव किया। उसमें वर्ल्ड बैंक चीफ भी इन्वॉल्व थे। तो मोटी तौर से मूडीज का ही जो रेटिंग है, मैं मानता हूं इट इज इन लाइन विथ देश में जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें इस तरह का एक्टिविटी का स्पीड बढ़ा है। लेकिन वंस अगेन आई वुड लाइक टू से while it is important, it's certainly not the be-all and end-all of an economic activity or the economic state of a country. Absolutely. जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लगातार रखनी जरूरी है, चैलेंजेस जो है उनको लगातार मीट करना जरूरी है। इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। जयंतो, जैसा आप कह रहे थे कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी उत्साहजनक हैं, और वो एक ठोस संकेत है कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें प्रगति हो रही है। अगर हम देखें तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज का जो आया है सितंबर का, वो लगातार दूसरे महीने मजबूत आया है 55.2, जबकि 50 से कुछ भी ऊपर फिगर आती है वो एक्सपेंशन को इंगित करती है। सो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है, ठोस साइन है, क्योंकि सर्विसेज जो है वो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर था? बिल्कुल, सर्विस के क्षेत्र में असर बहुत ज्यादा पड़ा है। और
अक्सर देखा जाता है कि कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन हो या कोई भी खास करके जहां पे एक मेजर शिफ्ट होता है ओवरऑल गतिविधियों में, तो जो भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, अगर वो क्षेत्र स्ट्रांग होता है तो उसमें रिकवरी भी बहुत तेजी के साथ आते हैं। और हमें सबको पता है कि इंडिया का सर्विसेज सेक्टर ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद में उनका कंट्रीब्यूशन रह चुका है। और मैं मानता हूं कि सर्विस सेक्टर की जो रिकवरी लगातार हम देख रहे हैं, इसमें भी काफी तेजी है। हालांकि इसमें एक छोटा सा कैवियर मैं ये भी डालना चाहूंगा कि आईटी सर्विसेज, उसमें कोविड का टाइम में बहुत अच्छा उनका आईटी सर्विसेज का स्थिति चला, सबको पता है। और आईटी कंपनीज ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया, क्योंकि उनका बिजनेसेस में काफी फर्क आया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आना कुछ कुछ क्षेत्र में, नॉट अक्रॉस बट कुछ कुछ क्षेत्र में। तो एक तो ये। दूसरा सवाल ये रहा कि हम बहुत एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र भूल रहे हैं रिकवरी का स्तर से, वो है बैंकिंग क्षेत्र। नाउ कोविड जब शुरू हुआ था और बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से जिस तरह का रिलीफ मांगे जा रहे थे, लोग ये बोल रहे थे कि शायद पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा, खास करके ये देखते हुए कि पीछे का तरफ से बैड बुक्स, बैड लोन्स, एनपीएज, ये सारे एक अलग से प्रेशर क्रिएट कर रहा था बुक्स में। तो कोविड के दौरान सरकार का लगातार नीतिगत रूप से जो भी प्रयास रहा इस बैंकिंग सेक्टर को और अच्छे से रिस्ट्रक्चर करके इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके उन्होंने फंड इन्फ्यूज किया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, बैंक्स का ओवरऑल 2 लाख करोड़ का जो एनपीए है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए। तो ये सारे प्रयास जमीनी रूप से हम देखें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। और जिस वजह से बैंकिंग क्षेत्र का कॉन्सोलिडेशन का वजह से अगर हम स्टॉक मार्केट का साथ लिंक करें, हम देखेंगे कि पिछले 6-8 हफ्ते में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और साथ में आंकड़े का रूप से बैलेंस शीट भी काफी फर्क पड़ा है बैंकिंग क्षेत्र में। और मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक रिकवरी की अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में अगर मजबूती होता है तो इस रिकवरी में और भी ज्यादा मजे भी आते हैं, और साथ में इस रिकवरी का मजबूती जो है, बुनियादी मजबूत जो है, वो और भी तेज और अच्छे होते हैं। तो ये 2 चीजें हैं हम लोग को ओवरऑल ध्यान देना चाहिए, जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी के प्रोसेस में हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर बन के रहेंगे। Jayanto, some analysts are also saying that the Moody's upward revision of India's sovereign rating, that is to stable, should also mean well, particularly for bonds, government bonds. What do you have to say for that? Well, as I said, when it comes to borrowing from international markets and things like that, obviously there is a difference in rates and there is a positive impact on the cost of borrowing, because it's as simple as, a vanilla argument which says that, if your own house is in order, it's easy to get a loan than in a disordered house where, not only is there an uncertainty, but even the cost of borrowing also increases. So, there would be obviously some positive impact. As I said, these are international agencies of renowned fame, but also at the same bit I would like to say, no government policy, I mean, not only in India, I think almost all nations which are growing and which have a fairly good sense of management, their calls in terms of policy decisions, their calls in terms of, ground level execution of their policies are not, leveraged or pivoted to how Moody's or how any other rating agency will react. एक और चीज है, आपने जैसे बहुत कहें कि पर्टिनेंटली पॉइंट आउट किया कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स रहे हैं हमारे, उसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर के रिस्क्स कम हुए हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा पॉइंट लिया है मूडीज ने इस अपग्रेड के पीछे कारण जब उन्होंने बताए। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि जैसा भी आप कह रहे थे कि जो पॉलिसी एक्शन है उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिफॉर्म्स हैं, इतने सारे रिफॉर्म्स जो पैंडेमिक एरा में भी अनाउंस हुए हैं, उन्हें अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया तो इससे ये जो पॉलिसी एक्शन है ये क्रेडिट पॉजिटिव होंगे और जो ग्रोथ हम अभी तक अनुमान लगा रहे हैं उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले रिसर्च ने भी अभी कहा कि प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगले 12 से 15 महीने में बढ़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स, चाहे वो पीएलआई हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लेबर रिफॉर्म्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स का कम करना हो। सो आपको लगता है कि जो रिफॉर्म्स है गवर्नमेंट की, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस इकोनॉमिक रिकवरी में, और आगे भी इनका बहुत ज्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक जरूरी पॉइंट होगा? देखिए, कोई भी देश में चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो या कम हो, उसका सीधी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का कंधे पे होते हैं।
ये जरूर है कि निजी क्षेत्र में भी एक रोल रहता है, उसमें कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करना पॉजिटिवली और नेगेटिवली, लेकिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें सरकार का हाथ में होता है और साथ में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोविड शुरू हुआ था 2020 का मार्च में, खास करके 22 से 24 मार्च में जब लॉकडाउन हम उनका देश में शुरू हुआ था, तो उस वक्त सरकार के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा जिम्मेवारी था कि एक तो कोविड आपको कंट्रोल करना है, जहां पे जान का खतरा था, लोगों को मौत हो रहे थे और देश को उस तरह से मतलब प्रिपेयर्डनेस भी नहीं था किसी भी देश को, नॉट ओनली इंडिया, कि कैसे इसका सामना करे। तो पहला लहर के बाद एक तो उसको इससे उभर के आना, और साथ में ये जो रातों रात सारे इंडस्ट्री, ऑफिसर्स, छोटे बिजनेसमैन का कारोबार, जान वाहन सब बंद हो गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे सरकार का अपना रेवेन्यू क्रैश डाउन किया है, वैसे स्थिति में नीतिगत रूप से निर्णय लेना और साथ में कोविड का जो इमेंस खर्चा हुआ है उसका भी खर्चा चलाना, ये सारे बहुत कठिन डिसीजन होते हैं जहां पे इट कैन मेक अ ब्रेक अ कंट्री। तो वी आर हैप्पी के पॉलिसी मेकर्स एटलीस्ट नीतिगत रूप से काफी सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं जहां पे इसका हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सामना किए, और साथ में हमें पूरी तरह से इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जिस तरह का स्टेप इन किए हैं ऐसे सिचुएशन में, जहां पे वो आके जो भी सरकार का नीति है उसको अपना के आगे बढ़ाना अपना काम को, बिजनेस एक्टिविटी को, तो इसमें भी कोई कमी नहीं रहा। तो सिर्फ सरकार को या सिर्फ निजी क्षेत्र को अलग से क्रेडिट देना गलत रहेगा। ये एक मिले जुले टीम की तरह देश चलते हैं, और भारत में गिवन इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप, इज नॉट लाइक चाइना जहां पे सरकार निर्णय लेते हैं और जो भी वहां पे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं उन लोगों को निर्णय के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप में मानता हूं कि पिछले 18 महीने का जो दौर रहा, it happened because of the difficulties which both the government as well as the private sector shared equally and focused on it equally. Let's move on to the next news. The Union Cabinet today approved setting up of 7 mega integrated textile region and apparel PM Mitra Parks with an total outlay of 4,445 crore rupees over 5 years. Briefing about it, Textiles Minister Piyush Goyal said the move is inspired by the 5F vision of Prime Minister Narendra Modi, which is farm to fiber to factory to fashion to foreign. He said it is Modi government's landmark decision to empower textile sector. Jayanto, how important is today's decision, given the fact that during the pandemic, as we were discussing, a lot of, textile is a very important sector for us so far as, exports are concerned. So briefly, how important is this decision? Well, textile, still among the organized sector is one of the largest provider of jobs in this country. And we know that India from almost every state has a textile cluster, which not only gives a direct benefit to people who are working with the cluster, but also provides collateral benefit with people who are surrounded in this cluster, might not be directly related to the textile industry, but are providing ancillary services to the textile industry. So the government had two objectives in mind. First was trying to infuse funds to improve the technology and situation of the textile industry, which they, I presume, did it in August or September. I don't precisely remember, but there was an infusion package for the textile sector. And I guess taking a cue from there, this is a work in motion for the government. And I'm happy to see that at least, it's one of the critical sectors, as I say, in terms of jobs. The government has not lost a wee bit of interest in ensuring the textile sector also gets its due presence in the light, where India is growing in various sectors across. Right. So we'll continue with Market Mantra, but time now for a short commercial break. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं शेयर बाजार का। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स में आज 0.9% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 59,500 से नीचे और निफ्टी 17,650 के स्तर से नीचे पहुंचे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 555 अंकों की गिरावट से 0.93% टूटकर 59,190 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 176 अंक कम होकर 0.99% की गिरावट से 17,600
146 पर दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.22% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.55% का नुकसान दर्ज हुआ। The Sensex today witnessed loss of more than 0.9% amid negative global cues. The Sensex closed below the 59,500 mark, while the Nifty settled below 17,650 level. The BSE Sensex plunged 555 points or 0.93% to finish at 59,190. The NSE Nifty declined 176 points or 0.99% to end at 17,646. In the broader market at BSE, the mid-cap index tumbled 1.22% and the small-cap index fell 0.55%. In the Sensex pack, shares of 3 companies gained while 27 logged losses. HDFC Bank was the top gainer as it surged 1.2%, followed by HDFC, which gained 0.3%. Bajaj Finance added 0.2%. On the other side, IndusInd Bank plunged 3.4% and Tata Steel declined 2.8%. Bajaj Auto and Sun Pharma both fell 2.4%, while HCL ended 2.3% down. In sectoral indices, all 19 sectors logged losses. Metal sector lost the most as it plunged 3%. Healthcare declined 1.6%, while consumer durables, industrials and basic material stocks fell 1.5% each. Jayanto, like we discussed earlier, a lot of volatility in the market that we've been seeing since yesterday. Apart from the international developments like rising crude oil prices, what are the other factors which spook the markets? Well, typically, obviously, today the metals and the pharma stock all took a hit, which I believe has something to do with how the Eastern Asian markets are panning up related to metals. What I also believe is spook would not exactly be the correct word, because we are still not in a scenario where you're having crashes almost every single day. I would rather call it a readjustment of portfolios which are happening, and also some concerns both in terms of the uncertainty of the Indian rupee at this point of time. Not highly uncertain, but the uncertainty of Indian rupee, and also where crude oil prices are shaping up and how it will impact, the overall state. तो आपने रुपये की बात की, तो एक बार रुपये पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। रुपये में आज डॉलर के मुकाबले 50 पैसे से अधिक की भारी गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में कुल 53 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 74 रुपये 98 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू मुद्रा में गिरावट प्रमुख रूप से डॉलर में मजबूती के कारण आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.41% की वृद्धि से 94.36 पर था। क्या कहेंगे आप, ये लग रहा है कि डॉलर की मजबूती है, बाकी जो मुद्राएं हैं उनकी तुलना में भी लगभग 75 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है रुपया। ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसके साथ साथ ये रुपए में वीकनिंग क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ इसमें एक मुद्रास्फीति के ऊपर बेशक असर होगा, और खास करके ये देखते हुए कि एमपीसी का मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी का इस महीना, उनका कुछ निर्णय भी आने वाला है, और साथ में ये जो एक एकोमोडेटिव स्टैंड मेंटेन किया जा रहा था आरबीआई का द्वारा, शायद उस स्टैंड में कुछ बदलाव शायद इस मीटिंग में हम देख सके, जहाँ पे एटलीस्ट ब्याज दरों के ऊपर कुछ असर हो, एक इंफ्लेशन स्पाइरल देश में वापस ना, उसको ऊपर ध्यान रखते हुए। Jayanto, you mentioned the MPC meeting, which of course began today. So, what are the biggest challenges right now in front of the RBI? Because given in the backdrop of the rising energy prices that we mentioned, then there is a rise in bond yields and there's surplus liquidity conditions right now. So, which is also raising the specter of surge in inflation, which you just pointed out. So, what are the challenges before the RBI right now? Well, I guess most of the central banks, not only RBI, most of the central banks world over now have an issue of how long they would keep on holding to an accordable stance, whereby they were not thinking rate of interest rates for the greater cause of growth coming in and picking up from where COVID has left them. I mean, obviously it's a country-specific thing. And the same thing we have observed in the US also, where we have a superheated economy, and accommodative stance of not thinking that the interest rate has been kept on being maintained by their central bank. I think RBI's case also is no different over here. Having said so, this is the start of a busy season in the economy, specifically with the start of October, and I think it's an important call which they have to take. And finally, they have to walk in terms of at least bringing in some changes in interest rates so that
we don't have a spiraling inflation taking over during this stage. It's one of the worst things to happen. जी, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। तेलों के दाम आसमान छूने के बीच इन बाजारों में आई शुरुआती तेजी जाती रही। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.9% लुढ़क गया। जापान के निक्केई सूचकांक में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंग सेंग 0.5% के नुकसान में रहा। उधर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। चीन के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी भारी गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी 1.5% की गिरावट पर था। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 2% लुढ़क गए थे। Moving on to the US market, Wall Street's main indexes rose yesterday as growth stocks bounced from a sharp sell-off. Economy-sensitive cyclical sectors of the market remained in favor ahead of closely watched monthly payrolls data later in the week. The Dow Jones gained 0.9%, the S&P 500 climbed 1.1%, and the Nasdaq Composite Index surged 1.3%. A very brief comment from you, Jayanto, on the US markets, given that on Monday, they were down. And now again, it made a recovery yesterday. Yeah, I guess it's a direct reflection of how the economy is headed over there in a very positive side, and how the demand pull growth has happened in terms of, the economic activities over there. So it's important to note that they are leading a global recovery in a very strong manner. And the fruits of it will be enjoyed by the whole world, not only just US. Right. Moving to the commodities, oil today slipped around 1% but still remained at multi-year high level to trade around $82 a barrel, supported by OPEC Plus bloc's refusal to ramp up production more rapidly against a backdrop of concern about tight energy supply globally. In intraday trade, Brent crude was trading around $81.80 per barrel, while WTI crude prices were at $78.10 per barrel. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के बावजूद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 140 रुपए बढ़कर 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 240 रुपए की गिरावट से 60,750 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में दिन के कारोबार में सोना मंदी के साथ $1,756.70 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी के साथ $22.40 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। जयंतो, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines. International rating agency Moody's upgrades India's rating outlook to stable from negative. Cabinet approved setting up of 7 mega integrated textile parks. Sensex falls 555 points to close below the 59,500 mark. Nifty settles below the 17,650 level. And rupee weakens more than 50 paisa against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.